नमस्कार। आज हम अमेरिकी कांग्रेस के संगठन और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमेरिका का जो कांग्रेस है जिसको कि हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वो 2 सदनों वाली है। अब इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो सदस्य थे अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर लगभग एकमत थे। अमेरिका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था और परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नितांत असंतोषजनक तथा असफल सिद्ध हुई थी। संघात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने के कारण भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक था। अतः इस बात पर तो सहमति थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए, लेकिन इस बात पर तीव्र विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण का आधार क्या हो। अमेरिकी संघ की बड़ी इकाइयां द्वारा इस संबंध में जनसंख्या के आधार को अपनाने पर बल दिया गया था, जिससे बड़ी इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। अंत में संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों के बीच इस संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उच्च सदन सीनेट के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए, अर्थात छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंदर कांग्रेस के 2 सदन हुए, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा के अंदर जो सदस्य गए राज्यों से वो जनसंख्या के आधार पर, और सीनेट के अंदर जो सदस्य गए वो समानता के सिद्धांत के आधार पर। अब हम देखते हैं कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य। कांग्रेस क्या क्या कार्य करती है। तो सबसे पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है वहाँ की कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और ये इसका सर्वप्रमुख कार्य है। और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो कांग्रेस की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, असीमित नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें गणना और अवशेष के सिद्धांत का पालन किया गया है। गणना की गई है राज्य की शक्तियों की और अवशिष्ट शक्तियां जो है, गणना की गई है केंद्र की शक्तियों की और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार से कानून निर्माण जो है कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है चुनाव संबंधी कार्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदन के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। तो इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तो ये सारे जो चुनाव होते, चुनाव संबंधी कार्य जो है वहाँ की कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। अगला है कार्यपालिका संबंधी कार्य। तो संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। तो कार्यपालिका संबंधी कार्य भी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अगला है प्रशासन का नियंत्रण व निर्देशन। तो कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। तो जांच पड़ताल करने का कार्य भी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। नवीन राज्य को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को अमेरिकी संघ में शामिल किया है। दोनों सदनों के अनुशासन कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे
तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। अगला है वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। अगला है न्यायिक कार्य। संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर वे राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारियों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकती है। तो ये सारे कार्य जो है कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखते हैं अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद के आपसी संबंध कैसे हैं। तो अमेरिका की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस ब्रिटिश संसद से मूलभूत रूप से भिन्न है। ब्रिटिश संसद विश्व की एकमात्र संप्रभु व्यवस्थापिका है और इसकी कानून निर्माण की शक्ति की कोई वैधानिक सीमा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन है। इसलिए कानून निर्माण के जितने भी विषय या जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब ब्रिटिश संसद के पास है, जबकि अमेरिका के अंदर कानून, क्योंकि संघात्मक शासन है और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इस प्रकार से कांग्रेस की जो कानून निर्माण की शक्ति है वो सीमित हो गई है। तो अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों पर जो सीमाएं हैं संघात्मक व्यवस्था के कारण है। दूसरी, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इन दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं में बंधे रहें, अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो केंद्र और राज्यों के कानूनों की जांच कर सके कि वो संविधान की धाराओं के विपरीत तो नहीं है। तो दूसरी सीमा ये हो गई। इसी प्रकार से तीसरी सीमा है कि वहाँ पर मौलिक अधिकारों की उपस्थिति है और मौलिक अधिकार के विरुद्ध भी वहाँ की कांग्रेस जो है कानून नहीं बना सकती। जबकि इस प्रकार की जो सीमाएं हैं ब्रिटिश संसद के सामने नहीं है, न तो वहाँ संघात्मक शासन है और न ही वह न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। तो अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में अंतर है और ये अंतर जो है शक्तियों का है और ये अंतर इस कारण है क्योंकि दोनों के अंदर शासन व्यवस्थाएं भिन्न है। एक जगह संघात्मक शासन है और एक जगह एकात्मक शासन। और दूसरा, संघात्मक शासन होने के कारण अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है। अब हम देखते हैं अमेरिकी सीनेट। तो अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया। उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सदस्यों के लिए योग्यताएं, तो सबसे पहले वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से उसका प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता है, कम से कम 9 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो। तो ये उसकी योग्यताएं हैं। सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रारंभ में सीनेट के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और ये व्यवस्था की गई थी राज्यों के विधानमंडल सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। लेकिन कुछ समय तक तो ये व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। इसलिए वर्तमान में सीनेट के जो सदस्यों की जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है। अगला है इसके अंदर अवधि। तो सीनेट के एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। गणपूर्ति, सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों की बहुमत की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके जो वेतन भत्ते हैं, कांग्रेस के दोनों सदनों के वेतन भत्ते और उन्मुक्तियाँ समान हैं। इन्हें $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त $17,500 क्लर्क के लिए और $12,000 कार्यालय के लिए वार्षिक खर्च भी मिलता है। इसका जो अधिवेशन है इसका 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। अगला है इसका पदाधिकारी, सभापति तथा अन्य पदाधिकारी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वह सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का ही
सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्यवाही का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। अगला है इसके अंदर और इसके साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। इसके सीनेट के अन्य पदाधिकारियों में जैसे बहुमत दल का नेता, दलीय सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स और सदन का या लिपिक आदि। अगला है इसके अंदर फिलीबस्टर। अब फिलीबस्टर सीनेट की कार्रवाई की एक विशेष बात यह है, या उसका दोष भी हम कह सकते हैं, कि यह रही कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता होती है। यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता। तो ये फिलीबस्टर की पद्धति, और कई बार सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से भी अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस बात को ही फिलीबस्टर भी कहा जाता है। अगला है इसके अंदर सीनेट की शक्तियाँ और कार्य। तो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति प्राप्त है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और वित्त विधेयकों के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। तो साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट और प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ बिल्कुल समान है। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों की स्थिति पूर्णतः समान है। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए आवश्यक है कि उन दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित करें। वित्तीय विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा को अवश्य कुछ उच्च स्थिति प्रदान की गई है, क्योंकि वित्तीय विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में ही जाएंगे, वहाँ से पास होकर सीनेट में जाते हैं। अगला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरन प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो है, एक तरह से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के लिए सीनेट पर निर्भर है, क्योंकि उसके द्वारा की गई संधियाँ, समझौते, नियुक्तियाँ तभी प्रभावी होती हैं जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि प्रदान कर दे। अगला है अन्वेषण संबंधी शक्तियाँ। तो सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा जो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और सीनेट के इस अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र साधन है। अगला है इसके अंदर न्यायिक शक्तियाँ। तो सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और इसमें सबसे प्रमुख है महाभियोग की जांच का अधिकार। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। तो न्यायिक शक्तियाँ भी इसको प्रदान की गई हैं। अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ हैं प्राप्त हैं, वह है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में के लिए किए गए मतदान की गणना करती है यह, और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। तो इस प्रकार से सीनेट की ये शक्तियाँ हैं। अब हम देखते हैं सीनेट की शक्तियों की आलोचना। तो सबसे पहले सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है। इस संबंध में सीनेट में अपनाए गए फिलीबस्टर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। सीनेट की जो कार्यवाही का एक आधार है लॉन्ग रोलिंग पद्धति, जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। नियुक्तियों के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था अत्यंत दूषित और भ्रष्ट राजनीति को जन्म देती है। इसी प्रकार से सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। सीनेट की अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्रवाई राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है। सीनेट का जो संगठन है वो अप्रजातंत्रात्मक होता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और सीनेट के सदस्य समाज के अत्यंत कुलीन वर्ग में से आते हैं और इनके द्वारा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। इसकी एक ये भी सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेटी अहंकार के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सीनेट की हम आलोचना देखते हैं।